हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो उन एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उन एग्जाम के लिए एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। आप यहाँ देख सकते हो कि 23/1/2021 को प्रथम पाली में यहाँ से प्रश्न को पूछा गया था। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेट 5 है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने में मैथमेटिक्स से पूछा गया है, परसेंटेज से सवाल है। 50 का यहाँ डॉट 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 है, यानी कि मान लीजिए कि कितना प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि 40 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 का को हम लोग गुना करते हैं कितना प्रतिशत, अगर इसको हम लोग x मान ले, x प्रतिशत, तो x प्रतिशत है तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कहता है कि 40 होगा, ये ना होगा। चलिए, और न है कुछ है तो नीचा में 1 है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, 50 गुना x करेंगे तो 50x गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50x ही होगा। अगर इधर हो जाएगा 40 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 पर डबल जीरो हो जाएगा, ये ना होगा। अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, फिर 5 से 5 अट्ठे 40, 1 0 उतर जाएगा, यानी कि 80% आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यही प्रश्न था जो आपसे पूछा गया था, कितना ईजी प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर मैथमेटिक्स से है। सचिन गणित में 70 अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। जब भी आपको मैथमेटिक्स से प्रश्न आया था, बिल्कुल घबराए नहीं, पहले प्रश्नों को पढ़े। अगर आप प्रश्नों को अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए यहाँ कह रहा गणित में कितना लाया है, तो गणित में लाया है, यानी मैथमेटिक्स में लाया गया है 70%, यानी 100 नंबर का एग्जाम हुआ है और इसमें बंदा कितना लाया है, 70% मैथमेटिक्स में लाया है। और फिर क्या कहता है, 70% अंक, और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। विज्ञान यानी कि साइंस में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो 60% अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, यह ना कहता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि दोनों विषय में पूर्णांक समान है। मान लीजिए कि दोनों विषय में 1 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें मैथमेटिक्स में 70 नंबर लाया और साइंस में 60 नंबर लाया, यही कह रहा है। और अगर हम दोनों विषय को अगर मिला के कहे, यही यहाँ सवाल पढ़िए, तो सचिन दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम दोनों विषय को अगर हम जोड़ दें, 70 और 60 आपका कितना हो जाएगा, 130। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब इसका हम परसेंटेज को निकाल लेते हैं। टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा, टोटल प्रश्न 100 मैथमेटिक्स का और 100 साइंस का, टोटल प्रश्न 200 नंबर को पूछा गया था। उसमें बंदा लाया कितना है, तो 130 लाया है, 130 लाया है, और परसेंटेज है तो 100 से गुना कर देते हैं। डबल जीरो कट गया, 2 से 130 कितना बार में कटेगा, 65 बार में कट जाएगा, यानी कि 65% कहाँ आपका आंसर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपका रीजनिंग से आया था। तो रीजनिंग से आया था प्रश्न, काफ़ी आसान प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए, राव को लिखा गया है वार, क्या लिखा गया है, RAW। राव को क्या लिख दिया गया है, वार लिख दिया गया है, WAR। यहाँ पर क्या किया गया है, इसको जस्ट पलटा दिया गया है। देखिए WAR, इसी को जस्ट क्या किया गया है, पलटा दिया गया है। उसी प्रकार कहता है कि स्टार को क्या लिखा जाएगा, स्टार को क्या लिखा जाएगा, आप भी स्टार को पलटा दीजिए। तो पहले RATS, तो इसको पलटा देंगे तो हो जाएगा RATS। कहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, रेट्स कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर का प्रश्न आपसे साइंस में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या सब चीज़ का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य से हमको सूर्य की रोशनी का जरूरत पड़ता है। सूर्य से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरत चीज़ बता रहा हूँ, पहला सूर्य का प्रकाश हो गया, 1 नंबर। दूसरा चीज़ हमको क्या प्राप्त होता है, जल। और जल जो होता है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, जड़ से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, जड़ से। और तीसरा चीज़ जो होता है, तीसरा चीज़ आपका धरती पर हम लोगों की कृपा से बहुत ज़्यादा CO2 है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है, पेड़ पौधा को हम ही लोग तो देते हैं, वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। तीसरा CO2 हो गया। और चौथा चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधा में पहले से होता है, ये इंसानों में नहीं होता है, नहीं तो इंसान में नहीं होता है। तो पहला हो गया सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल, यही आपको खोजना है। कहाँ दिख रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। खनिज पदार्थ दे दिया गया है तो गलत बात है। क्लोरोफिल दिया गया, सूर्य का प्रकाश दिया गया नहीं। चलिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हाँ यही ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही तो चारों तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
किस तत्व का होना अनिवार्य है? तो किस गैस का होना अनिवार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में याद रखना कि CO2 गैस का होना क्या है? अनिवार्य है। कार्बन डाई गैस का होना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको ऑक्सीजन प्राप्ति होता है। तो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है जल का टूटने से। क्या प्राप्त होता है? जल का टूटने से कहेगा हमको क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, चौथा नंबर का भी प्रश्न हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग से दिया गया है कि गाय के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। शेर के बच्चे को हम लोग शावक कहते हैं। कुत्ता के बच्चे को हम लोग पिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ भौंकना दे दिया है। अब यहाँ पर ये नीचे गए 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। हमको असंगत का कहता है चयन करने के लिए, तो असंगत यही होगा। जबकि यहाँ पर पिल्ला होता तो सही होता। तो यही ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है चौथा। ये काय नंबर का मैंने बता दिया? हाँ, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ कुछ प्रश्न छूट गया है। ठीक है, 6ठा नंबर का प्रश्न यहाँ था। चलिए इसको भी बनाते तब उसको उधर तो बताइए दिए हैं। तात्या टोपे उन सेना नायक में से एक था जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था। ये बात आपको याद रखना है। और तात्या टोपे को कहेगा कि फांसी हुआ था, क्या हुआ था? फांसी हुआ था। और इसको अपना ही मित्र क्या दिया था? धोखा दिया था। इसका अपना ही मित्र जिसका नाम था मान सिंह, मित्र द्वारा 1857 के क्रांति में किसको धोखा मिला था? तो इसी को मिला था। ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां नंबर अभी जस्ट बताए हैं और 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है? तो चलिए हम 8वें नंबर के सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। अब हम लोग इस प्रश्न को अगर बनाने के लिए जाए तो आप यहाँ पर खुद समझ सकते हो। ऑप्शन से इस प्रश्न को आप बनाइए। क्या बनाइए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 72। चलिए हम लोग पहले इसको बनाते हैं। अगर हम लोग बॉय की संख्या अगर मान ले कि बॉय की संख्या कितना है, तो बॉय की संख्या को अगर x मान लेते हैं, तो बॉय की संख्या को x माने तो गर्ल की संख्या को हमको कितना मानना पड़ेगा? गर्ल की संख्या को आपको मानना पड़ेगा 7x। यही तो कर रहा है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है, तो गर्ल की संख्या कितना है? लड़का से 7 गुना है, तो ये 7x हो जाएगा। और दोनों, और यहाँ क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकता है? तो अगर कुल बच्चा अगर हम निकाले कि कुल बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चों की संख्या एगो x है और एक बॉय x है और गर्ल कितना है? 7x है। तो कुल बच्चों की संख्या हमको हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो अगर हम 72 को अगर हम देखें तो ये इसको तोड़िए तो 8 का गुणनखंड है 8 गुना 9। बिल्कुल ये 8 का गुणनखंड है। 8 आया ना मेरा? इसी प्रकार हमको तोड़ना है। 48 देखते हैं तो 8 गुना 6, ये भी 48 8 का गुणनखंड है। 8 गुना 1 8 भी है, लेकिन 52 नहीं है। तो यही संख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? यानी कि बिल्कुल राइट होगा। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है, तुरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो यहाँ पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको भित्ति चित्रकला से कुछ और प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भित्ति चित्रकला का उपयोग जो है कहाँ होता है? यह दीवारों पर होता है, दीवारों पर होता है। फिर आपको याद रखना कि छतों पर होता है, छतों पर भी होता है, या अन्य बड़ी सतह पर होता है, या अन्य बड़ी सतह पर भी होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भित्ति चित्रकला का उदय किस काल में हुआ था? इतिहास के किस काल में हुआ था? तो आपको बताना है कि भित्ति चित्रकला का उदय प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भित्ति चित्रकला को दोस्तों हम लोग फ्रेस्को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रकला को फ्रेस्को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को किसको कहा जाता है? तो भित्ति चित्रकला को कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न है, एकात्मक राज्यों में सरकार
सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक राज्यों में सरकार जो होता है वो सभी केंद्रीय कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, एकात्मक राज्य इसी को कहा जाता है एकल राज्य। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल राज्य। एकल राज्य। और एकल राज्य में जो सरकार होता है एकल राज्य में सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र के पास में होता है। एकल राज्य में सरकार की शक्ति किसके पास में होगा? सरकार का शक्ति केंद्र के पास में होता है। केंद्र के पास होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हम लोग का भारत में क्या चलता है? संघीय सरकार चलता है। क्या चलता है? संघीय सरकार। एक आपको याद रखना है एकल राज्य, और दूसरा याद रखना है कि संघीय सरकार। संघीय सरकार। और संघीय सरकार का उदाहरण कहाँ है? भारत में हमको देखने को मिलता है। और संघीय सरकार में जो शासन होता है, सरकार का शासन केंद्र और राज्य स्तर पर बटा होता है। यह किस पर बटा होता है? केंद्र प्लस राज्य स्तर में बटा होता है। यह पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत बटा होता है? तो संघीय सरकार का जो शासन होता है किस अनुसूची के तहत बटा हुआ है? आपको बताना है। अनुसूची नंबर 7 बताता है। अनुसूची नंबर 7 बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में स्थित पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो गुजरात में आपको 2 जगह याद रखना है। एक याद रखना है अंकलेश्वर, और दूसरा याद रखना है खंभात की खाड़ी। क्या याद रखना है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। ये दोनों जो है पेट्रोलियम साइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कच्चा तेल निकाला जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मुंबई हाई कहेगा कहाँ है? तो यह भी तेल उत्पादक क्षेत्र है, मुंबई हाई। अच्छा, गुजरात में ही है जामनगर। क्या है? जामनगर। यह भी तेल से, कच्चा तेल से संबंधित जगह है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 संख्याओं में से किसी तरह से संगत है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो इस समूह से संबंधित है। तो संगत है मतलब 3 संख्या एक जैसा है और एक संख्या एक जैसा नहीं है। आपको उसी संख्या को चयन करना है। तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ 72, 96, 87, 75 क्या हो सकता है? और ऑप्शन से हम लोग इस प्रश्न को बनाए तो सबसे बेहतर बनेगा। अगर हम देखते हैं तो 9 में से 4 घट गया, कितना है? 5 का अंतर है। 6 में से 1 घट गया, 5 का अंतर है। 8 में से 3 घटा दिया गया है तो 5 का अंतर है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ को 5 का अंतर दिखता है। तो 7 में से अगर हम 2 को घटाए हैं तो कितना हो गया है? 5 हो गया है। 8 में से 7 को घटाए हैं तो 1 हो गया है। 7 में से 5 को घटाए 2 हो गया है। और 9 में से 6 को घटा दिए हैं तो 3 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर कहीं पे 5 हमको मिला है। 9 में से 6 घटाए तो 3 हुआ है। 7 में 5 घटाया 2 हुआ है। तो इस सब क्या है? भिन्न है। लेकिन एक जैसा हमको 5 का अंतर कहाँ मिल रहा है? 7 में 2 गया, 5 यहीं पर मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 का अंतर कहाँ दिख रहा है? एकमात्र ऑप्शन इसी में दिख रहा है। और कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, ट्रोजन हॉर्स एक रूप है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है ये आपको बताना है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है यह एक प्रकार का मेलवेयर है। क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर है। और आपको याद रखना है कि यह कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स कहाँ डाउनलोड होता है? यह कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? याद रखना कि यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है? यह सर्विस अटैक है, स्लैमर वर्म है, वाइमर अटैक है, या मोलिसा वर्म है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह वायरस अटैक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 13 नंबर हो गया। 14 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरीका से बदला जा सकता है। बिल्कुल गलत बात। 1973 में जो है केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद आया था। और इसमें बताया गया था कि हम लोग प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ये बताया गया था। खोजिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? दूसरा में कहा गया है धाराओं को विभाजित किया जा सकता है। गलत बात है। संशोधित किया जा सकता है, यही बिल्कुल बात सही बात है। मतलब प्रस्तावना में संशोधन का बाद यही केशवानंद भारती बनाम में आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संशोधित नहीं किया जा सकता। पहले प्रस्तावना में संशोधन नहीं होता था, लेकिन जब से केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद मामला आया है उसके बाद से प्रस्तावना में पहली बार एक बार ही संशोधन हुआ है। तो यह प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में कहेगा कि कुल कितना शब्द है, प्रस्तावना में शब्द बताओ। तो शब्द याद रखना कि 73 है। कितना है? 73 है। ठीक है।
प्रस्तावना को कहेगा कि संविधान में कब जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान में 1950 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? संविधान में 1950 में जोड़ा गया। 1950 में जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन याद रखना है कि इस प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितना में? केवल एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है। अच्छा, प्रस्तावना को कहेगा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और प्रस्तावना में दोस्तों 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अगर ये पूछ ले तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न याद रखना है। कई बार मैं आपको बताता हूँ, इसी स्कूल में नहीं लिखा हूँ। अच्छा, प्रस्तावना पूछेगा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार जो है हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए का संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना का भाषा अगर पूछ ले कि हम लोग कहाँ से लिया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? वो होता है बृहद ज्वार। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। आजकल इस टाइप के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डब्लू का होता है 23। कितना होता है? 23। और इसको लिख क्या दिया है? 46, यानी कि 23 गुना 2 कर दिया है। क्या कर दिया है? 23 गुना 2, तभी तो 46 हुआ है। अगला हम लोग कैट को देखते हैं। कैट, CAT। सी का होता है 3 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। टी का कितना होता है? EJOT यानी 20 होता है। 3 1 4, 4 20 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। और कैट का कितना हो गया? 24 हो गया। इसको भी 2 से गुना करते हैं तो इसको क्या लिख दिया गया है? 48 लिख दिया गया। देखिए कैट को 48 लिखा है। ठीक उसी प्रकार आपको डॉग को खोजना है। डॉग को क्या होगा? डॉग का देखिए ABCD चौथा नंबर में आता है। ओ कितना नंबर में आता है? EJO। ओ आता है, इजोटी आपको ट्रिक याद है ना। ओ आपको आता है 15 नंबर में। कितना में आता है? 4 15। जी कितना में आता है? तो ई आता है 5 में। FG कितना हो जाएगा? 7 में। 5 15 4 19 7 19 7 19 1 20 6 26। कितना होगा? 26 होगा। ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुना कीजिए। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इधर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? जब भी ऐसा टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको लास्ट में पढ़ना है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कौन क्रिकेट नहीं खेलता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सोफिया और रोहन बैडमिंटन और फुटबॉल खेलता है। तो 2 व्यक्ति का यहाँ नाम दिया हुआ है, सोफिया और रोहन। ये देखिए हमसे पूछा फुटबॉल, लेकिन क्रिकेट, यहाँ बैडमिंटन और फुटबॉल। लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हो। ये तो जरूरी नहीं है कि जो बैडमिंटन खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता होगा, क्रिकेट नहीं खेलता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा? सोफिया और रोहन, यानी कि निश्चित रूप से अभी फिलहाल हमको क्या पता चला है कि सोफिया और रोहन ही ऐसा व्यक्ति है जो क्रिकेट नहीं खेलता है। खेल भी सकता है, आगे अगर कहीं क्लियर करेगा तो मैं आपको बताऊँगा। फिर कहता है दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसको तो ऐसे काट देना है, दिनेश और राहुल को। दिनेश और राहुल को काट दीजिए। दिनेश और राहुल ऑप्शन में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों क्रिकेट खेल रहा है। रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। चलो नवीन को भी काट दो। नवीन और रोहन को भी काट दो। नवीन और रोहन को भी काट दो क्योंकि ये दोनों क्रिकेट खेलता है। फिर कह रहा है कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो रोहन को भी हम काटिए दिए हैं, यहाँ पर काटिए दिए ना, क्योंकि रोहन कह रहा है क्रिकेट खेलता है। तो एक व्यक्ति मात्र बच गया, सोफिया, जिसको हम नहीं काटे हैं। यही क्रिकेट नहीं खेल रही है, यही क्रिकेट नहीं खेल रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि नीचे अच्छा यहाँ रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी ये वाला फिगर क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्योंकि मिरर में क्या होता है? मिरर में जो होता है प्रतिबिंब हमेशा अपोजिट बनता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न हो गया। 19 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर 1510 में किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस 1510 में जो कब्जा किया गया था वह पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? जो कब्जा किया था 1510 में, उसका नाम था अबूकर्क। क्या नाम था?
अबू कर्क नाम था। ठीक है, अबू कर्क ने किसकी सहायता से गोवा पर कब्जा किया था? इन्होंने कृष्णदेव राय की सहायता से, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन था? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की सहायता से इस गोवा पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अच्छा, इस गोवा पर कहेगा किसका अधिकार था? तो इस गोवा पर जो अधिकार था बीजापुर के सुल्तान, आपको तो नाम याद होगा, आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। आदिल शाह से यह गोवा जीता था। किससे जीता था? तो गोवा किससे जीता था? तो आदिल शाह से जीता था। आदिल शाह से जीता था। कौन जीता था? पुर्तगाली जीता था। कौन? अबू कर्क। कब जीता था? 1510 में। किसकी सहायता से जीता था? कृष्णदेव राय। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में दूसरा पेट्रोलियम निर्यातक देश है? अब 2019 के दौरान पेट्रोलियम निर्यातक देश की सूची अगर देखें तो एक नंबर में था सऊदी अरब। एक नंबर में कौन था? सऊदी अरब। सऊदी अरब। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दूसरा नंबर में कौन था? और दूसरा नंबर में आपका आता था रूस। दूसरा नंबर में रूस शामिल था। तीसरा नंबर में यूएसए शामिल था, यूएसए। और चौथा नंबर में इराक शामिल था, इराक शामिल था। और पाँचवां नंबर में कनाडा आता था। कौन आता था? पाँचवां में कनाडा आता था। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में हमारा क्या है? रूस है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 21 नंबर का प्रश्न है, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से असंगत है। उस संख्या का चयन करें जो शेष से असंगत है। अब यहाँ आपको देखना है कि कौन असंगत है। तो हम लोग अगर इसको मिलाए तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लोचा दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से प्रश्नों को देखिए, कहीं ना कुछ लोचा जरूर होगा इस ऑप्शन में। हाँ, यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 गुना 4 करते हैं तो कितना हो गया है? 16 हुआ है। तो बीच में कितना दिया है? 17 दिया है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो 5 नमा 45, बीच वाला मिल गया, यानी कि पहला संख्या और अंतिम संख्या, तो दोनों को गुना करने पर बीच वाला संख्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। और इसको अगर हम करते हैं तो 9 सत्ते 63, यानी पहला संख्या और अंतिम संख्या गुना किए 63 आया, बीच वाला क्या हो गया? मिल गया। तो ये भी मतलब लोचा पकड़ा रहा है। अगर इसको भी गुना करते हैं तो 6 दूना 12, बीच वाला मिल गया है। लेकिन जब हम 4 गुना 4 को करते हैं तो बीच में 16 होना चाहिए, हो कितना रहा है? 17 हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है, हम लोग बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है भैया, गुप्त निवेश संबंधित लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, वो डैश 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 से संबंधित है। अच्छा, पनामा पेपर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पनामा पेपर्स क्या है? थोड़ा सा पनामा पेपर्स के तहत क्या हुआ था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 वर्ष का सजा सुनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, पनामा पेपर्स के आधार पर किस देश के प्रधानमंत्री को 10 वर्ष का सजा सुनाया गया था? तो क्वेश्चन क्या बताना है? नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये बात आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था? पनामा पेपर्स के नाम से। 22वां नंबर का है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का एक्सेस यहाँ क्या हो जाएगा? मोसेस फोर्सेस एवं कंपनी इन, हाँ 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोसेक फोर्सेका एवं कंपनी, इस पर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट